Hello friends, welcome to Revolution IAS, an initiative of Raj Malhotra IAS। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो कि अक्सर चर्चा में बने रहता है, इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट। इसको समझने के लिए एक इंटरेस्टिंग कहानी से शुरुआत करते हैं। दो सगे भाई थे, उनको उनकी पेरेंटल प्रॉपर्टी एस्टेट मिला था जो कि उनको बराबर बांटना चाहिए था। अब एक भाई ने जो कि पावरफुल था, उसके पास ज़्यादा संसाधन थे, ज़्यादा पावरफुल मिलिट्री थी, धीरे धीरे अपने दूसरे भाई के ज़मीन पर कब्जा करना शुरू किया। और इस वजह से उसका जो दूसरा भाई था जिसकी ज़मीन उसके हाथ से जा रही थी, उसके अंदर रिजेंटमेंट, इनजस्टिस की भावना आने लगी और उसने रिटेलिएट करना शुरू किया। लेकिन जो बड़ा भाई था, जो उस जमीन पर उतना ही क्लेम करता था, जिसके पास ज्यादा हथियार थे, ज्यादा संसाधन थे, ज्यादा पावरफुल था, उसने उसके ऊपर अटैक करने शुरू करे। ये कहानी कुछ मिलती जुलती है इजराइल और पैलेस्टीन के इशू से। अब ये जो इमेज आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये अक्टूबर 7, 2023 को इजराइल के ऊपर पैलेस्टाइन के एक टेररिस्ट ग्रुप या एक पार्टी हमास के द्वारा किए गए अटैक्स के बाद की तस्वीर है, जिसके बाद इजरायली फोर्सेस ने रिटेलिएट किया। इस तरीके के मंजर वहां पर आम हैं। और अभी की बात करें सितंबर 2024 की, तो इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट जो 7 अक्टूबर को शुरू हुआ था 2023 में, ये ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट है। तो हम शुरू से बात करते हैं इस लेक्चर में कि कहाँ से ये चीज़ें शुरू हुई और इजराइल पैलेस्टीन का इशू कहाँ पे, मतलब सबसे बेसिक क्या है, क्या कारण क्या है इस बात का और इस समस्या का। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये मैप जो है ये इजराइल का मैप है। अब इजराइल का मैप जो है समय के साथ इसमें कई बदलाव आते गए हैं। इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट का जड़ है, वो है ये गाजा, जहां पर अभी ये रफा बॉर्डर है जहां पर अभी क्लैशेस हो रहे हैं, और वेस्ट बैंक में कई सारे इश्यूज हैं। हम इनमें बात करेंगे कि कैसे यहाँ पर ये सब चीज़ों की शुरुआत हुई और इसकी सबसे बेसिक इशू कहाँ से आता है। तो मॉडर्न वॉरफेयर में या मॉडर्न हिस्ट्री में इट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स डिस्प्यूट्स, इजराइल पैलेस्टीन डिस्प्यूट। इसमें क्या क्या डिस्प्यूट इन्वॉल्व हैं? तो पहला तो टेरिटोरियल डिस्प्यूट है। टेरिटोरियल डिस्प्यूट सबसे इंपॉर्टेंट है जमीन को लेकर, जिसमें एक ही जमीन को, एक ही देश को दो अलग अलग नेशनैलिटीज के लोग क्लेम करते हैं। दूसरा है पॉलिटिकल सोवरेनिटी की बात है, जहां पर इजराइल जो है वो अपनी पॉलिटिकल सोवरेनिटी क्लेम करता है, साथ में पैलेस्टीन जो यहाँ इस समय पर एक नेशन स्टेट के रूप में स्थापित नहीं है, वो अपनी पॉलिटिकल सोवरेनिटी क्लेम करता है। तीसरा है रिलीजियस सिग्निफिकेंस का इशू। हम देखेंगे यरूशलेम जो है, यहाँ पर इजराइल ज्यूज, मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस तीनों अपने पवित्र स्थल के लिए इसको बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं। और साथ में जब इजराइल और पैलेस्टीन डिस्प्यूट चलता है तो देयर इज अ ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, है ना, इन द एरिया। तो इन सब की वजह से ये डिस्प्यूट एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स डिस्प्यूट बनकर उभरता है। इसकी शुरुआत बात वो कहाँ से होती है? तो सबसे पहले बात करें तो वर्ल्ड वॉर वन के समय से। वर्ल्ड वॉर वन में जो ऑटोमन एम्पायर था, ऑटोमन एम्पायर पहले टर्की से रूल करता था। ऑटोमन एम्पायर हार गया था ब्रिटेन के द्वारा। जब ऑटोमन एम्पायर की डिफीट हुई ब्रिटेन के द्वारा बाय ब्रिटेन, तो उनके कंट्रोल में पैलेस्टाइन भी आता था, जो कि अरब कंट्रीज का एक पार्ट था। पैलेस्टाइन वाज हैंडेड ओवर टू ब्रिटेन, है ना, एज अ मैंडेट आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन। वर्ल्ड वॉर वन के बाद ब्रिटेन को पैलेस्टाइन को एज अ मैंडेट दे दिया गया। अब मैंडेट देने का मतलब होता था कि ब्रिटेन के कंट्रोल में वो टेरिटरी आ गई है। ब्रिटेन के कंट्रोल में आने के बाद, ये 1920 की बात है, ब्रिटेन के कंट्रोल में आने के बाद हिटलर पे आता है। वर्ल्ड वॉर वन के बाद पोस्ट इंटर वॉर पीरियड में जर्मनी में एडोल्फ हिटलर का राज हुआ। एडोल्फ हिटलर ने ज्यूस के खिलाफ काफी ज्यादा हिंसा करी,
हॉलोकॉस्ट बोला जाता है इस एपिसोड को। हॉलोकॉस्ट, हॉलोकॉस्ट की वजह से देयर वाज अ इंक्रीजिंग टेंडेंसी इन ज्यूज, ज्यूज का मानना था, इंक्रीजिंग टेंडेंसी इन ज्यूज टू माइग्रेट फ्रॉम देयर फ्रॉम वेरियस कंट्रीज। ज्यूज का मानना था, उनकी धार्मिक किताबों में लिखा है कि उनकी जो सबसे पवित्र स्थल है या जहां से उनका धर्म शुरू हुआ है वो है इजराइल। इजराइल आज उस समय के जो पैलेस्टीन कंट्री थी वहां पर एग्जिस्ट करता था, और दुनिया भर में ज्यूज, क्योंकि वो हर जगह पर माइनॉरिटीज थे, उनके साथ पहले क्रिश्चियंस ने डिस्क्रिमिनेशन किया, और मॉडर्न टाइम में हिटलर के रीन में भी काफी ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन हुआ, जिसमें 60 लाख से ज्यादा यहूदियों की हत्या की गई, इस इनफेमस एपिसोड को हॉलोकॉस्ट कहा जाता है। इन सब घटनाओं से परेशान होकर ज्यूस ने वहां से माइग्रेट करने का निर्णय लिया, और एक मूवमेंट शुरू होता है जिसे बोलते हैं जियोनिज्म। जियोनिज्म की वजह से ज्यूज का माइग्रेशन 20th सेंचुरी में शुरू हुआ, और दे स्टार्टेड माइग्रेटिंग टू, कहां पर जाएंगे ये, तो ये जाएंगे इजराइल। ओके, ये अलग अलग जगहों से आकर यहाँ इजराइल में बसने लगे। अब इजराइल में जब जाना शुरू किया ज्यूज ने, तो ये 1917 का मैप है जिसमें ब्रिटिश मैंडेट बना पैलेस्टीन। 1948 में जाकर इजराइल में धीरे 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 करके ज्यूज की संख्या बढ़ने लगी। अब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ, जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद दुनिया को हिटलर के द्वारा जो ज्यूज के साथ किया गया था हॉलोकॉस्ट के बारे में पता लगता है। अब ये पता लगने के बाद जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होता है 1945, वेस्टर्न कंट्रीज लाइक यूएसए एंड यूके दे हैड सिंपैथी टुवर्ड्स ज्यूज, और वो चाहते थे कि ज्यूज को एक उनका परमानेंट घर मिले। और वो घर कहाँ मिलेगा, तो इजराइल ने पैलेस्टीन को अपना घर बनाने का निर्णय लिया। 1948 में यूएन ने इस प्रपोजल को पारित कर दिया कि हाँ भाई ज्यूज यहाँ पर रह सकते हैं, यानी पैलेस्टीन में इजरायली रह सकते हैं, ये बात कह दी। इंडिया तब 2 स्टेट सॉल्यूशन को सपोर्ट करता था, जो कि एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन था। एंड आपको बता दें कि हमारे लीडर्स लाइक गांधी, नेहरू, दे वर नॉट इन सपोर्ट ऑफ इजरायलीज बीइंग सेटल्ड इन पैलेस्टाइन। गांधी जी का कहना था कि जिस तरीके से इंग्लैंड इंग्लिश का है, जर्मनी जर्मन्स का है, उसी तरीके से जो इजराइल है वो जो पैलेस्टाइन है वो पैलेस्टीनियंस का है ना। इजराइल तो एक नया कंट्री बनाने की कोशिश कर रहे हैं ज्यूज अलग अलग जगहों से जाकर, वो भी एक पुरानी किताब में। उनका मानना था कि 2 से 3 हजार साल पहले हम यहाँ पर रहते थे, लेकिन यहाँ उस समय पर 1948 में 1940 में पैलेस्टीनियंस रहते थे। लेकिन वहां का मैप फिर कुछ इस तरह दिखने लगा, जिसमें गोलन हाइट्स और गाजा बॉर्डर, यहाँ पर पैलेस्टाइन सीमित रह गए। 1967 से 1948 के बाद 1967 में वॉर हुए, 1994 में मैप ये चेंज होता रहा। इस मैप पर हम अभी फिर से आएंगे आगे की जानकारी लेने के बाद। लेकिन जब ज्यूज को ये परमानेंट जगह देने की बात करी गई कि भाई ज्यूज यहाँ पर रह सकते हैं, इजराइल बनाया जा सकता है, तब अरब कंट्रीज ने काफी रेजिस्ट किया। अब अरब कंट्रीज कौन है, अरब कंट्रीज में मेनली मुस्लिम कंट्रीज कहलाती हैं अरब रीजन की। ये लोग पैलेस्टीन को सपोर्ट करते थे, सिंस पैलेस्टाइन वाज अ मुस्लिम इस्लामिक कंट्री, सो अरब कंट्रीज विल सपोर्ट पैलेस्टाइन, एंड वेस्टर्न कंट्रीज लाइक यूएसए एंड यूके दे विल सपोर्ट इजराइल। और यहीं पे इस पॉलिटिक्स की शुरुआत होती है, जो ये इसको दुनिया का सबसे कॉम्प्लेक्स इशू बनाएगा। 1948 में यूएन का पार्टीशन प्लान आता है। इजराइल 1948 में अपनी आज़ादी को डिक्लेयर करता है, और इसमें एक घटना होती है, नकबा कहते हैं जिसे। नकबा क्या होता है, नकबा का मतलब होता है कि 1948 में जैसे ही इजराइल के बनने की घोषणा की गई, उसी समय वहां पर वॉर ब्रेकआउट हो गया बिटवीन पैलेस्टीनियंस एंड इजराइलीज। ऐसा क्यों हुआ, अब जब कोई घोषणा करे कि वो आपके घर में स्थायी रूप से रहने वाला है तो रिजेंटमेंट होगा। अब पैलेस्टीनियंस जो कि वहां पर ओरिजिनली रहते थे, वो वहां पर वहां पर उन्होंने वॉर डिक्लेयर कर दिया अगेंस्ट इजराइल, और इजराइल के अगेंस्ट वॉर में करीब 7 लाख पैलेस्टीनियंस वर डिस्प्लेस्ड, है ना। इससे वहां पर पहली बार पैलेस्टीनियन रिफ्यूजी क्राइसिस शुरू होता है। अब इजराइल का एग्जिस्टेंस कभी भी खतरों से खाली नहीं रहा है ना।
इसमें आप समझेंगे कि इजराइल की दाद देनी होगी। इजराइल एक छोटी सी कंट्री होते हुए अपने जो है डिफेंस को इतना स्ट्रॉन्ग किया हुआ है उन्होंने कि उनके ऊपर कई बार हमले किए गए और हर बार वो उनसे उभर कर आते हैं, है ना। इसमें सबसे पहली बार इजराइल के ऊपर जो अटैक किया गया वो 1948 में था, जब वो बना, जैसे ही उसका डिक्लेयर किया गया इंडिपेंडेंस, उस पर अटैक किया गया, है ना। अरब कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व थी लाइक इजिप्ट, और इजराइल ने डिस्पाइट बीइंग इन्फेंट कंट्री, इन्फेंट नेशन, उसने अरब कंट्रीज को हरा दिया। ओके, सेम चीजें इंडिया के साथ भी हुई थी 1948 में। जैसे ही भारत आजाद हुआ था, पाकिस्तान ने हमारे ऊपर आक्रमण कर दिया था कश्मीर को लेकर। इट वाज आल्सो अ टेरिटोरियल डिस्प्यूट, और उसमें भी हम लोग एक इन्फेंट नेशन थे, है ना। तो अब 1948 के वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद दूसरी बड़ा वॉर होता है 1967 में। इसको बोला जाता है 6 डे वॉर। 6 डे वॉर में अरब कंट्रीज ने मिलकर इजराइल के ऊपर हमला किया, और आप देखिए कि इजराइल ने इसका कैसे रिटेलिएट किया। तो इजराइल ने ये नदन पार्ट में, ये सीरिया का गोलन हाइट्स, इस पर कब्जा कर लिया, है ना। गोलन हाइट्स पे कब्जा कर लिया, ये सीरिया का था, ठीक है। इसको इजराइल ने प्रॉपरली अभी तक नहीं लौटाया है, इसको इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है, क्योंकि सीरिया ने उस पर अटैक करा था। सीरिया वाज एन अरब कंट्री। ओके, दूसरा, इजिप्ट का सिनाई पेनिनसुला। सिनाई पेनिनसुला इज वेरी क्रिटिकल फॉर इजिप्ट, ये ट्रेड रूट बनाता है इंपॉर्टेंट। इस वॉर में इजराइल ने इजिप्ट को सबक सिखाने के लिए उससे सिनाई पेनिनसुला पे कब्जा कर लिया। हालांकि 1979 के पीस अकॉर्ड में इजराइल ने लौटा दिया था। तीसरा, इजराइल का पड़ोसी है जॉर्डन। जॉर्डन से वेस्ट बैंक को कैप्चर कर लिया 1967 वॉर में। 67 में ही उसने गोलन हाइट सीरिया से, जॉर्डन से वेस्ट बैंक, और इजिप्ट से सिनाई पेनिनसुला, इन पर कब्जा कर लिया। ये इजराइल है। ओके, और इस वजह से इजराइल इज वेरी फेमस बिकॉज उसने, उसके ऊपर जितने भी आक्रमण हुए उसने बहुत ही तेजी से उनको रिटेलिएट किया। उसका डिफेंस फोर्सेस आर वन ऑफ द बेस्ट, एंड इट्स सीक्रेट एजेंसी मोसाद इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। ओके, इजराइल अभी भी ज्यादातर वेस्ट बैंक पे कब्जा बनाए हुए है और वहां पर सेटलमेंट बनाता जा रहा है। अब इस मैप में आपको ये जो सेटलमेंट्स दिख रहे हैं, ये बताते हैं वहां पर इजराइल का बढ़ता कब्जा। जब ये वॉर हुआ तो इजराइल ने, इससे पहले इजराइल ने पैलेस्टीनियंस को यहाँ गाजा स्ट्रिप पे और वेस्ट बैंक में सीमित कर दिया था। अब समस्या कहाँ आ रही है, धीरे धीरे समय के साथ वेस्ट बैंक में भी इजराइल कब्जा करता जा रहा है और पैलेस्टीनियन से छीना जा रहा है। इस मैप में आपको एक और शहर दिख रहा होगा, टेल अवीव। टेल अवीव एक इंपॉर्टेंट शहर है जहां पर मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ने अपनी एम्बेसी बनाई रखी है। क्यों? क्योंकि इजराइल अपनी कैपिटल मानता है यरूशलेम को, लेकिन ज्यादा जेरूसलेम इज कॉन्फ्लिक्ट, वहां पर कॉन्फ्लिक्चुअल है और जेरूसलेम का स्टेटस क्लियर नहीं है। इंटरनेशनल कम्युनिटी उसको रिकॉग्नाइज नहीं करती है, तो कंट्रोवर्शियल है वो। और इजराइल मानता है, लेकिन कई देश यहाँ पर अपनी एम्बेसी नहीं बनाते हैं। तो ये वहां की अभी करंट स्थिति है। इसके बाद 1978 में कैंप डेविड अकॉर्ड होता है। ये इजराइल और अरब स्टेट्स के बीच में पहली बार शांति प्रस्ताव किया गया था। इसमें इजिप्ट ने इजराइल के साथ अपने रिलेशंस को नॉर्मलाइज कर लिया था। ओके, फिर 1993 में ऑस्लो अकॉर्ड होता है। इसमें भी कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने का प्रयास किया गया था और इसमें पैलेस्टाइन में लिमिटेड सेल्फ गवर्नमेंट देने का प्रयास किया। हाल के दिनों में अब्राहम अकॉर्ड्स साइन किए गए हैं और इजराइल के नॉर्मल रिलेशंस स्टेब्लिश होने लगे हैं विद सम अरब कंट्रीज। सो अब्राहम अकॉर्ड में क्या है कि यूएसए जो है वो चाहता है कि इजराइल के रिलेशंस नॉर्मल हो। तो यूएसए के इंसिस्ट करने पर या सपोर्ट से कह सकते हैं, कुछ अरब कंट्रीज लाइक यूएई, है ना, इनके साथ इजराइल के रिलेशंस नॉर्मल हो रहे हैं। ये अब्राहम अकॉर्ड जो है, ये धीरे धीरे इजराइल को नॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशंस की ओर ले जाने की कोशिश थी। हालांकि 7 अक्टूबर के वॉर के बाद इजराइल के डिप्लोमेटिक जो एफर्ट्स रहे हैं वो फिर से बैक ट्रैक पर हैं और अभी चीजें आगे कहना मुश्किल है क्या होगा।
लेकिन इसमें हमने देखा मैप में कि जेरूसलम जो है ये एक सिग्निफिकेंट सिटी है, और यहाँ पे मतलब इसको लेकर बहुत विवाद रहा है हमेशा इसराइल में। इसराइल भी इसको क्लेम करता है। अब ऐसा क्या है जेरूसलम में भाई? तो जेरूसलम जो है वो तीनों अब्राहमिक रिलीजन के लिए सिग्निफिकेंट शहर है। क्यों शहर इंपॉर्टेंट है? तो यहाँ पर ज्यूज मतलब जो यहूदी होते हैं उनके लिए भी पवित्र है, वहाँ का वेलिंग वॉल है। मुस्लिम्स मानते हैं कि प्रॉफिट मोहम्मद डिसेंडेड टू हेवन फ्रॉम हेयर ओनली, सो देयर इज अ वेरी फेमस अल-अक्सा मॉस्क इन जेरूसलम, एंड क्रिश्चियंस आल्सो कंसीडर इट वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो इजराइल कहता है कि जेरूसलम उसकी कैपिटल है, ठीक है, लेकिन पैलेस्टीनियंस जो हैं वो फ्यूचर पैलेस्टीनियन स्टेट की कैपिटल ईस्ट जेरूसलम को मानते हैं। और इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से जेरूसलम जो है वो दुनिया भर के देश जेरूसलम को रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं एज ए इजरायली कैपिटल। अब अगर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकन प्रेसिडेंट बन जाते हैं तो मे भी अमेरिका जेरूसलम को इसराइल की कैपिटल प्रॉपरली रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करे और दुनिया भर में वो पॉपुलराइज हो पाए, लेकिन अभी तो स्थिति क्लियर नहीं है। अब इसराइल अरब कॉन्फ्लिक्ट में मेनली क्या कौन कौन से पॉलिटिकल एक्टर्स इन्वॉल्व हैं? तो यहाँ पर आप जो पिक्चर देख रहे हैं ये है बेंजामिन नेतान्याहू। अब इसराइल के अभी प्राइम मिनिस्टर है बेंजामिन नेतान्याहू, और ही इज द मेन पॉलिटिकल एक्टर हु इज करेंटली मतलब होल्डिंग द थ्रेड्स। काफी समय से ये इजरायली पॉलिटिक्स में मेन चेहरा रहे हैं बेंजामिन नेतान्याहू, और इनकी वजह अभी जो करंट कॉन्फ्लिक्ट है उसके पीछे एक कारण ये भी बताया जा रहा है कि इनकी पॉलिटिकल कंडीशन है वो कमजोर हो रही है, और ये अपने अस्तित्व को बचाने के लिए मेन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको जानबूझकर लंबा खींच रहे हैं, ऐसा इनके क्रिटिक कहते हैं। इसके अलावा पैलेस्टीनियन टेरिटरीज में मेन पार्टी है उसको बोला जाता है पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन पीएलओ। इसके पुराने लीडर थे यासिर अराफात। ये भारत के बहुत अच्छे मित्र थे और भारत शुरुआत में पैलेस्टाइन को काफी सपोर्ट किया है ना। अभी इसके जो चीफ है वो है महमूद अब्बास। ओके, और हमास जो है जो अभी कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व है, अक्सर रहता है, आप नाम सुनेंगे। हमास के कंट्रोल में गाजा है, वेस्ट बैंक हमास के कंट्रोल में नहीं है, फतह नाम की दूसरी पार्टी है। हमास जो है वो रेजिस्टेंस को सपोर्ट करता है अगेंस्ट इजरायली ऑक्यूपेशन। किस तरीके के रेजिस्टेंस? आर्म्ड रेजिस्टेंस। हमास तो बोलता है कि इजरायलियों से पैलेस्टीन को लेना है तो हथियार उठाना होंगे, और वो हिंसा को भी सपोर्ट करता है। अब कॉन्फ्लिक्ट में क्या क्या इश्यूज हैं इन्वॉल्व रहते हैं, ये एक जनरल वहां पर जो सिर्फ अभी की बात नहीं है, ये पिछले 70 साल से 75 साल से चल रहा है। तो कॉन्फ्लिक्ट में सबसे पहला इशू तो सेटलमेंट का है। वेस्ट बैंक में इजरायली कंस्ट्रक्शन बढ़ता जा रहा है ना, और ये जैसा कि आप मैप में देख रहे हैं वेस्ट बैंक में धीरे धीरे करके इजरायलीज आर सेटलिंग डाउन, और पैलेस्टीनियंस आर अफ्रेड कि दे विल बी वाइप्ड आउट ऑफ वेस्ट बैंक एंड गाजा आल्सो इन टाइम। ओके, तो ये एक समस्या है। पैलेस्टीनियंस का कहना है कि आप कम से कम वेस्ट बैंक में तो सेटलमेंट ना बनाएं। ओके, दूसरा समस्या है गाजा ब्लॉकेड। अब आप जैसा कि इस मैप में देख पा रहे हैं गाजा जो है वो एक तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, ये है गाजा, ये है रफा बॉर्डर क्रॉसिंग, ये इजिप्ट की तरफ ले जाती है, दिस इज इजिप्ट। ओके, अब जो लोग गाजा में रहते हैं तो दो तरफ से वो इसराइल से घिरे हुए हैं, एक तरफ समुद्र है और एक मात्र जगह बचती है वो है इजिप्ट आने का। अब जब भी इसराइल और हमास, यहाँ पर हमास पार्टी है ना, जिसमें जो यासिर अराफात भी मतलब यासिर अराफात डायरेक्टली हमास में नहीं थे, लेकिन हमास जो है अभी के जो भी अटैक हुए उनमें यही इन्वॉल्व है, यूजुअली यही रहते हैं हमास वाले। अब हमास ने जब अभी अटैक किया इसराइल के ऊपर यहाँ से,
इसका रिटेलिएशन कैसे किया, तो इजराइल क्या करता है, ब्लॉकेड कर देता है। ब्लॉकेड का मतलब होता है कि यहाँ पर सारा का सारे में ये पूरे बॉर्डर्स से कुछ भी यहाँ पर नहीं जा सकता है, पानी जैसी बेसिक नीड से लेकर खाने जैसी चीजों तक। और गाजा जो है वो पूरे तरीके से इजराइल पर निर्भर रहता है। जब ये ब्लॉकेड हो जाता है तो एक ही मात्र रास्ता बचता है पैलेस्टीनियंस के पास, जो गाजा स्ट्रिप में रहते हैं, टू रन टुवर्ड्स इजिप्ट वाया रफा बॉर्डर, रफा क्रॉसिंग से इजिप्ट भागना, है ना। और इसीलिए कुछ समय पहले रफा काफी चर्चा में भी रहा है। तो ये दूसरी समस्या है कि बात बात पर इजराइल ब्लॉकेट कर देता है गाजा को, और वहां के लोगों का मतलब जो रहना, जिंदा रहना ही एक चैलेंज बन जाता है। आप अखबार में आए दिन वहां की फोटोग्राफ्स देखेंगे तो वहां पर पीपल आर लिविंग इन वेरी डायर सिचुएशन। ओके, तीसरा है रिफ्यूजी राइट्स। अब पैलेस्टीनियंस, इजराइल की जो एट्रोसिटीज हैं, उनका कहना है कि उससे जो वहां पर पैलेस्टीनियंस थे, 50 लाख से ज्यादा, 5 मिलियन पैलेस्टीनियंस आर लिविंग इन वेरियस कंट्रीज लाइक इजिप्ट, सीरिया, जॉर्डन एज रिफ्यूजीज, है ना। एंड दे विश टू रिटर्न टू देयर होमलैंड, बट वो ऐसे होमलैंड में कैसे जाएं जहां पर रहने के लिए वहां पर बेसिक नीड्स ही फुलफिल नहीं हो पा रही हैं, एंड इजराइल इज नॉट सपोर्टिंग देयर रिटर्न। ओके, साथ में देयर आर आल्सो सिक्योरिटी कंसर्न्स लाइक एसिमेट्रिक वॉरफेयर। Asymmetric warfare because Israel as a state, as an army, is very powerful with support from USA, of course, and the people in Gaza and matlab they are, that's why they indulge in terrorism. Okay, so टेररिज्म का यूज कर रहे हैं हमास वाले। इंडियन गवर्नमेंट का क्लियर स्टैंडर्ड, टेररिज्म इन एनी फॉर्म इज नॉट एक्सेप्टेबल। और इससे जो इस्लामिक टेररिज्म या जिहादी टेररिज्म डेवलप हो रहा है इस अरब इजराइल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, तो ये मिडिल ईस्ट में पूरे सिक्योरिटी कंसर्न पैदा करता है। हमास और इजराइल के बीच के फ्रीक्वेंट क्लैशेस दे कैन स्पिल आउट एज अ वॉरफेयर फॉर द मिडिल ईस्ट, है ना। तो इट इज अ वेरी बिग इशू। अब इंटरनेशनल इन्वॉल्वमेंट की जब हम बात करें कि इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है, तो पहला तो यूएन। अब ऐसे में यूएन क्या करता है, यूएन का आप ये समझिए कि यूएन जो भी पीस के लिए रिजोल्यूशन लाएगा वो यूएसए रोक देता है, बिकॉज यूएसए का फुल सपोर्ट होता है इजरायली एक्टिविटीज को। यूएसए with its strong military and political support to Israel, especially not मतलब under recent administrations, and if Trump becomes president of America again, then it is for sure कि US will support Israel, है ना। तो US के सपोर्ट से कई बार इजराइल अपनी गलतियों को वो भी करता है, छुपाता भी है। हाल के दिनों में जब इजराइल ने अक्टूबर के बाद हमास को खत्म करने का मतलब इनिशिएटिव लिया है, कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है, इस कॉन्फ्लिक्ट को अब काफी लंबा खींचा जा चुका है। और अभी बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन हैज बीन शोन एज पिस्ड ऑफ with Benjamin Netanyahu administration because of this. Second, there is Arab League also. Arab League has been hostile towards Israel. Okay, अरब कंट्रीज इसराइल को सपोर्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन हाल के दिनों में ड्यू टू अब्राहम अकॉर्ड के बाद यूएई, बहरीन जैसी कंट्रीज न्यूट्रलाइज हो चुकी हैं, है ना, विद यूएस सपोर्ट। इजिप्ट वाज ऑलरेडी न्यूट्रलाइज, लेकिन अगर ये कॉन्फ्लिक्ट और लंबा खिंचता है तो ये अरब कंट्रीज अगेन दे मे बिकम हॉस्टाइल अगेन, है ना। अब जब हम बात करें कि 2000s के बाद क्या क्या घटनाएं हुई हैं, तो ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं, ये इसमें रिसेंट पिक्चर है 7 अक्टूबर के अटैक की। ऐसे कई रॉकेट्स फायर किए गए थे इजराइल की टेरिटरीज में बाय हमास। लेकिन इससे पहले देखें तो इंतिफादा हुआ। इंतिफादा क्या होता है, इंतिफादा मतलब होता है पैलेस्टीनियंस की अपराइजिंग, है ना। इंतिफादा जब भी करते हैं तो हमास इसको मतलब लीड करता है। इसमें होता है कि जैसे भी हो सके इजरायलीज को, ज्यूस को जितना ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके वो पहुंचाया जाए, ठीक है। तो इसमें फिर इंतिफादा की वजह से
2005 में इजराइल ने यूनिलेटरल डिसएंगेजमेंट शुरू कर दिया। ओके, इजराइल वहां से पीछे हुआ और हमास ने गाजा को कंट्रोल कर लिया। गाजा में हमास का कंट्रोल है, और यही वजह है कि अभी इजरायली एडमिनिस्ट्रेशन इज अटैकिंग गाजा स्ट्रिप। उसने, इजरायली आर्मी ने पूर्ण रूप से गाजा पे सीज डाल चुका है वो, कि हमास को जड़ से उखाड़ फेंकना है। ये 2005 से, यानी पिछले 20 साल से वहां पर हमास का कंट्रोल है गाजा पट्टी पर, और गाजा पट्टी से हमास को हटाना है, क्योंकि ये हमास ने जो अटैक किया था 7 अक्टूबर का, उसका बदला लेने की कोशिश कर रहे हैं अभी इजरायली। तो गाजा में कई सारे कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं, 2008, 12, 14, 21 और ये 2023 का। इससे काफी नुकसान ऑब्वियसली रहता है। अब समाधान का क्या है इस चीज का? तो एक 2 स्टेट सोल्यूशन दिया जाता है, जो इंडिया सपोर्ट करता है। भारत मानता है कि देयर शुड बी अ पैलेस्टीनियन स्टेट अलोंगसाइड इजराइल, है ना। तो वेस्ट बैंक और गाजा में इंडिपेंडेंट पैलेस्टीन होना चाहिए, और जेरूसलम जो है वो शेयर्ड कैपिटल होना चाहिए, है ना। लेकिन इसमें कई समस्याएं देखने को मिल रही हैं, जब दोनों पार्टीज शांति से रह नहीं रहे हैं। पैलेस्टीनियंस वांट फुल पैलेस्टाइन एंड इजराइल वांट्स फुल इजराइल, जो कि शायद पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। तो जो पावरफुल होगा वो, मतलब वही इस पे कंट्रोल करेगा, और अभी ऐसा देखने को मिल रहा है, मे बी इजराइल विल प्रिवेल। अब इसकी वजह से वहां पर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस डेवलप हो चुका है। ये 2 मिलियन का जो, मतलब वहां गाजा एक छोटा सा एरिया, वहां 20 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं, और जब भी कुछ होता है तो वहां पर ब्लॉकेड लग जाता है। इससे ये लोग इधर उधर भागते हैं, स्पेशली थ्रू रफा बॉर्डर। ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं इस पर, ये आपने न्यूज में कुछ समय पहले देखी होगी, ऑल आइज ऑन रफा। ये रफा जो है, ये वहां पर इजिप्ट बॉर्डर है इसराइल गाजा से, है ना। तो इसराइल के ब्लॉकेट की वजह से रफा बॉर्डर से लोग भाग रहे हैं। तो ये ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस वहां पर काफी ज्यादा देखने को मिल जाता है। अब इसमें इंडिया का रोल क्या है? तो इंडिया was supporter of Palestinian cause, especially under Congress rule. Why in Congress rule? Because of BJP claims, because of the vote bank politics. बट कांग्रेस के शासन में भारत पैलेस्टीनियंस का सपोर्टर रहा है, और यही कारण है कि यासिर अराफात और पीएलओ के भारत से अच्छे संबंध रहे हैं, है ना। 1991 के बाद, एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद, इंडिया के रिलेशंस इजराइल से नॉर्मलाइज होने शुरू होते हैं, है ना। और अब आफ्टर द मोदी गवर्नमेंट, आफ्टर 2014 व्हेन मोदी गवर्नमेंट केम इन पावर, इंडिया के रिलेशंस आर कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग विद इजराइल, है ना। एंड एट द सेम टाइम इंडिया इज सपोर्टिंग पैलेस्टीनियन सेल्फ डिटर्मिनेशन ऑल्सो, है ना। मगर भारत का इजराइल के साथ संबंध जो है वो अभी पहले से काफ़ी बेहतर है, और इसको बोलते हैं कि दे हैव, मतलब इंडिया, द रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड इजराइल आर आउट ऑफ क्लोजेट नाउ। पहले हमारे पर्दे के पीछे अच्छे रिलेशंस थे, हम खुल के इजराइल को सपोर्ट करने लगे हैं, है ना। हालांकि इंडिया हैज वंस एंड अगेन मेंटेन्ड इट्स लाइन कि वी सपोर्ट 2 स्टेट सोल्यूशन, लेकिन ये प्रैक्टिकल रियलिस्टिक अप्रोच है इंडिया का, बिकॉज इजराइल जो है वो एक पावरफुल कंट्री है अब, और आप पावरफुल कंट्री है तो इंडिया के हित इजराइल को सपोर्ट करने में ज्यादा है, ना कि एक आइडियलिस्टिक अप्रोच रखने में। अब कॉन्फ्लिक्ट का जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस क्या है, इम्पैक्ट क्या होता है? तो सबसे इंपॉर्टेंट तो है मिडिल ईस्ट की स्टेबिलिटी। आप जैसे जानते हैं मिडिल ईस्ट में ऑयल रिसोर्सेज, क्रूड ऑयल बहुत ज्यादा है। भारत अपनी जरूरत का 80% क्रूड ऑयल मिडिल ईस्ट से इंपोर्ट करता है। अगर इस तरीके के कॉन्फ्लिक्ट मिडिल ईस्ट को डिस्टेबलाइज करते हैं तो इंडिया के लिए बहुत खतरनाक होगा, ना सिर्फ ऑयल पॉलिटिक्स की वजह से, बल्कि क्योंकि वहां पर लाखों इंडियंस वहां पर काम करते हैं, और उनके लिए रोजगार चला जाएगा, उनके लिए रोजी रोटी की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो ये समस्या आएगी। साथ में ये जो कॉन्फ्लिक्ट है वो यूएसए की फॉरेन पॉलिसी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। यूएसए अपनी फॉरेन पॉलिसी से अरब कंट्रीज को, मिडिल ईस्ट को मैनेज करने की कोशिश करता है। अब मीडिया का परसेप्शन की बात करें अगर हम, तो वेस्टर्न मीडिया तो प्रो इजराइल होती है,
अरब मीडिया प्रो पैलेस्टीन होती है। सोशल मीडिया पे आज के समय में दोनों पक्ष रखे जाते हैं, जिसमें ये रिसेंट ट्रेंड रहा था ऑल आइज ऑन रफा, जिसमें कई सारे इंडियन इन्फ्लुएंसर्स भी इसको शेयर कर रहे थे, है ना, रफा को लेकर, जिसमें ये प्रो पैलेस्टीनियन इशू था। अब पीस के लिए क्या क्या चैलेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं, तो सबसे पहले तो दोनों पार्टीज के बीच में म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट है, मतलब कि ना इजराइल पैलेस्टीन को भरोसा करता है और ना ही पैलेस्टीनियंस या हमास इजराइल को भरोसा करते हैं, इजराइल को सब ट्रस्ट करते हैं। साथ में देयर इज अ डीप रूटेड कल्चरल एंड रिलीजियस आइडेंटिटीज जो इस कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ाते हैं, है ना। और साथ में इसमें इंटरनल पॉलिटिक्स में हम जब बात करें तो इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतान्याहू, जो कि पीस पैकेज के सपोर्टर नहीं लग रहे हैं, उनका उनका अप्रोच भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें ना। अब फ्यूचर क्या हो सकता है इस कॉन्फ्लिक्ट का, तो वन स्टेट सॉल्यूशन जो है ये कहता है कि इजराइल को चला जाना चाहिए पूरा क्षेत्र, है ना। और अभी जो मतलब हालात हैं तो देयर इज अ वेरी ग्रिम चांस फॉर पीस। डिप्लोमेसी जो है एक रास्ता तैयार करती है कि यूएसए डिप्लोमेसी करके या यूएसए दबाव बना के इजराइल को या बेंजामिन नेतन्याहू को ये समझाने में सक्सेसफुल हो कि आपको अब ये जो ऑफेंसिव है वो रोकना चाहिए। ओके, सो इसको कंक्लूड करने के लिए हम कह सकते हैं कि इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट में हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, रिलीजन, आइडेंटिटी, सब चीज़ों का कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले देखने को मिलता है ना। और एज अ सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट आप लोगों को इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट को कॉन्स्टेंटली मतलब अप्रोच करना चाहिए, बिकॉज ये हमारे एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है और इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बनाता है मिडिल ईस्ट के पॉलिटिक्स का। मैकाइंडर और महान की थ्योरीज से रिलेट कर कर इसको देखें। फॉर PSI और ऑप्शनल स्टूडेंट्स ऑल्सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो इन नेक्स्ट टॉपिक वी विल ट्राई टू कवर व्हाट हैपेंड रिसेंटली। ओके, ये हमने एक बेसिक मतलब ओवरव्यू देखा रिलेशंस का। अगले अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि इसका जो हाल में जो घटनाएं हो रही हैं उनका क्या प्रभाव पड़ सकता है और भारत पर स्पेशली क्या प्रभाव पड़ेगा, उस पर बात करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।